Welcome back after the break. We are continuing with Unit 7, Chapter 7.3, Class 11. Beg your pardon. This is Class 12. Motivation, meaning and importance. This is our topic which we are continuing with. अभिप्रेरणा, अर्थ एवं महत्व. और आज बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू की, वित्तीय या मौद्रिक तथा अवित्तीय या अमौद्रिक प्रेरणाओं के बारे में. फाइनेंशियल ओब्लिक मॉनेटरी एंड नॉन फाइनेंशियल ओब्लिक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. वित्तीय प्रेरणाओं की अगर बात की जाए तो ऐसी प्रेरणाएं जो प्रत्यक्षता मुद्रा के रूप में होती हैं और इन्हें मुद्रा के रूप में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, ऐसी प्रेरणाओं को वित्तीय प्रेरणाएं कहते हैं. और जहां तक वित्तीय प्रेरणाओं की बात होती है तो इनमें 7 चीजों को लिस्ट किया गया है. पहला है वेतन एवं भत्ते, पे एंड अलाउंसेस. एक एम्प्लॉइज को, जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं संस्था में, कंपनी में, उनको बेसिक सैलरी मिलती है और महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस और दूसरे जो अन्य भत्ते हैं वो शामिल रहते हैं. और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो बेसिक सैलरी है इसमें साल दर साल वृद्धि होती रहती है और इसी तरह से जो महंगाई भत्ते में वृद्धि जो है वो भी ये अभिप्रेरणा का काम करती हैं कर्मचारी के जीवन काल में, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अगले साल उन्हें एक और जो इंक्रीमेंट है साल के पश्चात वो तय हो जाएगी और इस तरह से उनकी सैलरी में 1000 रुपए, 1500 रुपए या 2000 रुपए की वृद्धि, हाइक दर्ज होने वाली है. तो ये अभिप्रेरणा का काम करती हैं वित्तीय प्रेरणा के अंतर्गत. दूसरी जो यहाँ पर वित्तीय प्रेरणा है वो है उत्पादकता मजदूरी मिलान प्रेरणाएं, प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड इंसेंटिव्स. यहाँ पर जितना ज्यादा कर्मचारी उत्पादन में वृद्धि करेंगे उस वृद्धि को उनकी इंसेंटिव के साथ जोड़ दिया जाता है, उसमें उनको बाकायदा एक लाभ दिया जाता है. तो इसलिए कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं और वो पूरे जोर शोर के साथ काम करते हुए, अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं. और ये जो पद्धति है ये खासकर मजदूरों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है और इससे उत्पादन में वृद्धि होती है और संस्था का जो प्रयास है, उद्देश्य है, वो संस्थागत उद्देश्य वो पूर्ण होते हैं. तीसरा है बोनस. बोनस जो है वो कर्मचारी को उसकी सैलरी के साथ नकदी के रूप में भी दिया जा सकता है या उसके लिए एक पैकेज दे दें आप कर्मचारी के लिए कि वो अच्छा काम करेंगे तो उन्हें विदेश भ्रमण के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी. तो ये चीजें जो है वो एक कर्मचारी के करियर में अभिप्रेरणा का काम करती हैं और इस तरह से वो पूरे ऊर्जा और ताकत के साथ काम करते हैं. तो चौथा जो वित्तीय प्रेरणाओं में जिक्र होगा वो लाभ भागिता का जिक्र होगा, प्रॉफिट शेयरिंग का. यहाँ पर सभी कर्मचारी जो हैं वो कंपनी का अहम हिस्सा होते हैं और यहाँ पर कंपनी जो है वो अपने लाभों का हिस्सा, जो लाभ के भागीदार होंगे असल में वो कर्मचारी और कंपनी दो ही यहाँ पर पार्टीज हैं जिनको अल्टीमेटली लाभ मिलना है. तो यहाँ पर कंपनी के लाभों का जो एक हिस्सा है वो कर्मचारियों को भी कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाता है. इससे कर्मचारियों में अभिप्रेरणा बढ़ती है और वो ईमानदारी से और पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं. पांचवा बिंदु है सहभागिता. दिस इज को पार्टनरशिप. ये लाभ भागिता का ही विकसित रूप है. कर्मचारी जो हैं वो कंपनी की समता अंश पूंजी
इक्विटी कैपिटल में भी भागीदार होते हैं। और जब वो इक्विटी कैपिटल में भागीदार होते हैं तो उस इक्विटी कैपिटल का एक हिस्सा जो डिविडेंड लाभांश के रूप में कर्मचारी के हिस्से में आता है, तो उससे भी यहाँ पर कर्मचारियों को लाभ होता है। और जहां पर लाभ होता है तो जाहिर सी बात है कि वो अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और ये संस्था के लिए बहुत सुखद स्थिति रहती है। छठा इसमें जो बिंदु हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सेवानिवृत्ति लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। जब कर्मचारी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कंपनी से रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, तो उसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी, ये दो चीजें मुहैया करती है कंपनी। तो ये जो दो चीजें हैं ये उसके भविष्य को सुनिश्चित करती हैं, और भविष्य जो है वो सुनिश्चित हो जाए। और कर्मचारी को अगर पता हो कि उसे एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट इतना प्रोविडेंट फंड मिलना है और इतनी ग्रेजुइटी मिलनी है, तो उसके पास एक कुशन होता है, एक उसे आश्वासन रहता है कि अगर रिटायरमेंट के बाद के जीवन काल में उसे धन की आवश्यकता होगी तो उसकी वो कमी जो उसने धन अर्जित किया हुआ है प्रोविडेंट फंड के रूप में, ग्रेजुइटी के रूप में, वहां से वो अपने खर्चे जो है वो आसानी से मीट आउट कर सकता है। तो सातवां बिंदु यहाँ पर जो आखिरी पॉइंट है वो अनुलाभ है। प्रेग्जिटिस नियोक्ता से निशुल्क प्राप्त होने वाली जो सुविधा है, वो जैसे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को किराया मुक्त मकान देता है, फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है कंपनी एम्प्लॉय को, या कार प्रोवाइड करती है, उसके लिए नौकर प्रोवाइड करती है। तो ये जो सुविधाएं हैं ये भी कर्मचारियों में अभिप्रेरणा का काम करती हैं और संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये थे 7 पॉइंट्स जिनके बारे में वित्तीय प्रेरणाओं का जो फोकस था वो बना रहा। अब हम बात करेंगे अवित्तीय अथवा अमौद्रिक प्रेरणाएं, यानी नॉन फाइनेंशियल ओब्लिक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। यहां पर ऐसी अभिप्रेरणाएं जिनका कोई प्रत्यक्ष संबंध मुद्रा से नहीं है और इन्हें मुद्रा के रूप में मेजर भी नहीं किया जा सकता, मापा भी नहीं जा सकता। तो ये ऐसी अभिप्रेरणाएं होती हैं। ड्यूबन ने कहा कि अवित्तीय प्रेरणाएं मानसिक पुरस्कार के रूप में होती हैं। जब एक कर्मचारी या अधिकारी कंपनी के लिए, संगठन के लिए काम करता है तो वित्तीय प्रेरणाएं तो आवश्यक हैं ही हैं, अवित्तीय प्रेरणाओं का भी अपना एक महत्व होता है। और ये एग्जैक्टली उन्हीं की बात हो रही है, मानसिक पुरस्कार। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर, आई एम इन टीचिंग, आई एम गेटिंग सैलरी फॉर दिस जॉब, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको मानसिक पुरस्कार, आपने जिन स्टूडेंट्स के साथ डील किया, जिनको आपने पढ़ाया, वो एट द एंड ऑफ द डे अपने कैरियर में वो क्या बने, आपसे वो क्या सीख पाए और क्या उन्होंने आपको अपना मार्गदर्शक सही मायने में, सही रूप में माना। अगर ऐसा हो पाता है तो ये मानसिक पुरस्कार होता है और यही अवित्तीय प्रेरणा है और इसके लिए आदमी मर मिटता है। और यहां पर उस बात को ड्यूबिन ने कहा है कि वित्तीय प्रेरणाएं मानसिक पुरस्कार के रूप में होती हैं। और यहां पर जिन पॉइंट्स की हम बात करेंगे, अब ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अवित्तीय या अमौद्रिक प्रेरणाओं के अंडर डिस्कस किए जाने हैं। पहला है पद, स्टेटस। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि
वो एक कंपनी में, संगठन में उच्च पद के ऊपर कार्य करे, और उच्च पद की जो प्राप्ति है वो उस कर्मचारियों की मानसिक, साइकोलॉजिकल, सामाजिक, सोशल और सम्मान, एस्टीम, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। और कर्मचारी ये प्रयास करता है, एक व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वो नौकरी करे और नौकरी भी उच्च पद पर करे। ये भी उसके लिए एक अवित्तीय प्रेरणा के अंदर इस बात को डिस्कस किया जाना है। दूसरा है संगठनात्मक वातावरण, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। इसका अर्थ जो है संगठनात्मक वातावरण का, ये संगठन की कार्य प्रणाली से है, यानी इसके अंतर्गत जो कर्मचारी वहां संगठन में काम कर रहा है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहता है। वो चाहता है कि उसे भी संस्था के द्वारा पुरस्कृत किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, और वो चाहता है कि कर्मचारियों के महत्व के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाना भी उस कर्मचारी की एक मन की आवाज रहती है। तो ये संगठनात्मक वातावरण के अंतर्गत ये सारी चीजें डिस्कस की जाती हैं, और संगठनात्मक वातावरण जो है, वो माहौल जो है वो बेहतरीन हो तो वहां पर अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अगर इसके अपोजिट हो चीजें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं है, कोई आपके काम की पहचान नहीं कर रहा है, और कर्मचारियों के महत्व को कमतर आंका जा रहा है, कम करके आंका जा रहा है, तो कर्मचारी ऐसे में अभिप्रेरित नहीं हो पाते। और अगर ये चीजें संगठन में मौजूद हों तो कर्मचारी को अभिप्रेरणा मिलती है। तीसरा यहां पर रहता है कैरियर बढ़ोतरी अवसर, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। हर कर्मचारी के मन में ये चाह होती है कि उसकी तरक्की हो, उसकी प्रमोशन हो, और इस प्रमोशन का जो ये एक तरक्की का जो उदाहरण है, सबसे बढ़िया वो प्रमोशन ही है। तो यहां पर क्या होता है, अगर किसी कर्मचारी को तरक्की करनी है तो उसके लिए उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे कंपनी को ध्यान देना पड़ता है। अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होगी, उसकी डेवलपमेंट, विकास प्रॉपर होगा, तो ही वो अपने कैरियर में आगे बढ़ कर के प्रमोशन पा सकता है, उच्च पद पर जा सकता है, जहां पर उसको पे पर उन सब चीजों में हाइक मिलेगी, बढ़ोतरी होगी, और उसको सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, वो अच्छा महसूस करता है। तो अगर ये ऐसा अवसर कंपनी प्रदान करती है और व्यक्ति को ये अवसर मिलते हैं तो अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। यहां पर बात होगी कार्य संपन्नता, जॉब एनरिचमेंट की। और जॉब एनरिचमेंट की जब बात करते हैं तो इसका अभिप्राय जॉब के महत्व में बढ़ोतरी करने से है, यानी वहां पर आपके काम में आपको स्वतंत्रता है, आप निर्णय ले सकते हैं, आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, आप कंपनी के जो निर्णय लिए जाने हैं उनमें आपका जो सलाह है वो ली जाती है। तो इससे जो कार्य संपन्नता है वो कर्मचारी की बढ़ती है और अभिप्रेरणा में वृद्धि होती है। अगर उन कर्मचारियों को साइड लाइन कर दिया जाए, उनके साथ ऐसी कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी हैं और संगठन में जो काम कर रहे हैं मैनेजरियल पोस्ट पे, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो कर्मचारी जो है वो घुटन महसूस करता है और कार्य संपन्नता जैसी स्थितियों का प्रश्न ही नहीं उठता। पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो है कर्मचारी पहचान कार्यक्रम, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। यहाँ पर जो कर्मचारी बेहतरीन काम कर रहे हैं उनको जो संगठन के, कंपनी के अलग अलग काम हो, जहां पर प्रोग्राम्स होंगे, उनमें अच्छे कार्य निष्पादन हेतु उनको बधाई दी जाती है, या उनको किसी समारोह में स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा, या उनको कोई प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह के जो रिकॉग्निशन प्रोग्राम है ये
संगठन में सरकारी और गैर सरकारी ये कंपनी स्वरूप में इन सब में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने से कर्मचारियों के आत्मबल में वृद्धि होती है। लिहाजा आत्मबल में वृद्धि होने से उनकी जो अभिप्रेरणा है उसमें वृद्धि होती है और वो संगठन के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ काम करते हैं। ये कर्मचारी पहचान कार्यक्रम के बाद बात करेंगे सेवा सुरक्षा की, जॉब सिक्योरिटी की। हर व्यक्ति, हर कर्मचारी ये चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो, और जॉब सिक्योरिटी की जब बात होती है तो आप आम उसमें जाइएगा अगर समाज में, तो कई बार क्या होता है कि एक ऐसी नौकरी का आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जहां पे सैलरी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो जॉब जो है वो पक्की नहीं है। उसके बारे में कोई सुनिश्चित नहीं है कि 6 महीने लगेंगे, साल लगेगी, उसके बाद आपको उस संगठन से निकाल दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको एक ऐसी जॉब मिल रही है जो रेगुलर जॉब है, और वहां पर आपको मालूम है कि सैलरी कम है लेकिन जॉब रेगुलर है, और वो कर्मचारी जो है 2 बार सोचेगा कि मैं बड़ी सैलरी वाली नौकरी जो कि अस्थाई है, वो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, और दूसरी तरफ जो रेगुलर जॉब है वो अपॉर्चुनिटी अवेल करूं, तो वो रेगुलर जॉब की अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा, और जो अस्थाई नौकरी है उसकी तरफ हालांकि सैलरी बेहतर है लेकिन वहां जाने का वो रिस्क नहीं लेगा। तो यही बात सेवा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी के अंदर ये कर्मचारी सुनिश्चित करता है अपने भविष्य को। 7th पॉइंट रहेगा कर्मचारी भागीदारी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। हर कर्मचारी संस्था में काम करने वाला, कंपनी में, वो संगठन में, वो ये चाहता है कि उसकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित हो कंपनी के अंदर, संगठन के अंदर, और ऐसा अगर उसकी भागीदारी सुनिश्चित होती है तो वो कॉन्फिडेंट फील करता है, आत्मविश्वास से लवरेज होता है, और वो संस्था के लिए समर्पण के साथ अभिप्रेरित होकर के काम करता है। 8th पॉइंट इज कर्मचारी सशक्तिकरण, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। यहां पर पुनः एक बार फिर कर्मचारियों को अधिक निर्णय स्वतंत्रता और उस तरह की जो उनके लिए एक सुविधा है कंपनी के द्वारा, संगठन के द्वारा वो प्रदान की जाती है। कर्मचारी वहां पर अच्छा महसूस करते हैं और उस संगठन के लिए वो काम करना पसंद करते हैं अभिप्रेरित होकर। तो ये 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए अवित्तीय अथवा अमौद्रिक प्रेरणाओं के अंतर्गत, नॉन फाइनेंशियल या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स के अंदर। और इस चैप्टर में जो हमारा आखिरी पॉइंट डिस्कस किया जाना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, या डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मौद्रिक प्रेरणाओं और अमौद्रिक प्रेरणाओं में क्या अंतर है, हमने दोनों पढ़ लिए और दोनों के जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करके रख लिए। अब इनके 4 पॉइंट के बेसिस पर हम दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है नाप, मेजरमेंट। देखिए, जहां तक मौद्रिक प्रेरणाओं की बात है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स, इन्हें मुद्रा के रूप में मेजर किया जा सकता है, और जो अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं इन्हें मुद्रा के रूप में बिल्कुल भी मेजर नहीं किया जा सकता, नाप नहीं लिया जा सकता। दूसरा, सूटेबिलिटी, उपयुक्तता देखते हैं। मौद्रिक प्रेरणाएं जो हैं ये श्रमिकों के लिए अधिक उपयोगी हैं, क्योंकि जितना अधिक आप उत्पादन करोगे उतनी अधिक मजदूरी आपको मिल जाएगी। ये उपयुक्त है श्रमिकों के लिए जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं, और जो नॉन मॉनेटरी हैं ये मैनेजरियल पोस्ट के ऊपर काम करने वाले आदमियों के लिए, प्रबंधकों के लिए अधिक सूटेबल हैं।
तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहेगा वो है संतुष्टि का स्तर, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और मौद्रिक प्रेरणाओं में ये निम्न स्तरीय आवश्यकताओं जो हमारी बिल्कुल लोएस्ट लेवल की नीड्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनके बारे में संतुष्ट करती हैं मौद्रिक प्रेरणाएं। जो अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं इनके उच्च स्तरीय आवश्यकताओं जैसे सम्मान हुआ, रिकॉग्निशन हुई, पोस्ट हुई और आत्म प्राप्ति हुई, एस्टीम हुई, इनकी संतुष्टि होती है। और जो हमारा आखिरी पॉइंट है, तो मौद्रिक प्रेरणाएं देखने योग्य है, विजिबिलिटी है या नहीं, तो हमने बड़ा साफ कहा है कि मौद्रिक प्रेरणाएं जो हैं वो नजर आती हैं क्योंकि मुद्रा के रूप में होती हैं, और जो अमौद्रिक प्रेरणाएं हैं वो मुद्रा के रूप में होती नहीं, वो देखी नहीं जा सकती, तो आसानी से वो नजर नहीं आती हैं। तो जहां तक विजिबिलिटी की बात है, तो ये अमौद्रिक प्रेरणाएं जो हैं ये आपको मानसिक पुरस्कार के रूप में होती हैं, आपको आत्मसंतुष्टि देती हैं। और ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ विप्रेरणा अर्थ एवं महत्व, दिस चैप्टर इज ओवर। So see you in the next video, in the next chapter 7.4. Till then, goodbye. Jai Hind.